अलग देश होकर भी जो कभी परदेश जैसा नहीं रहा। दोनों मुल्कों की सीमाओं को जहां आज भी सैकड़ों गलियां, पगडंडियां और सड़कें धड़ल्ले से पार करती है, भारत और नेपाल की वही सरहद आज एक बड़ी खाई में तब्दील हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और ऑन द स्पॉट में आज सफर उसी खाई के आर पार। सरहद के उस पार भारत विरोधी नारे लग रहे हैं और इस पार सामान से लदे हजारों ट्रक नाकेबंदी की धूल फाक रहे हैं। ये सारी लड़ाई नेपाल के नए संविधान को लेकर है। नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले मधेसी अपने साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और उस आंदोलन की भेंट चढ़ रहा है भारत और नेपाल का रिश्ता, और जिसका फायदा उठाने की कोशिश में है चीन। नेपाल ने लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करने के लिए नए संविधान को स्वीकार किया, लेकिन वही संविधान नेपाल सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया। सीमावर्ती इलाकों में बसे मधेसियों ने नए संविधान के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। हिंसक हो चुके इस आंदोलन में करीब 50 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकार की इस लड़ाई में मधेसी एकजुट होकर नेपाल सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस वक्त मैं नेपाल के वीरगंज में हूं और हमारे दूसरी तरफ बिहार का रक्सौल है। आम दिनों में यानी कि नाकेबंदी से पहले ये नेपाल और भारत के बीच में व्यापार का सबसे व्यस्त ट्रेड पोस्ट हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ से सिर्फ छोटी गाड़ियां, रिक्शे और तांगे ही जा आ पा रहे हैं। पिछले 110 दिनों से मधेसी आंदोलनकारी यहाँ पर धरना दे रहे हैं और हम आइए यहाँ पर कुछ लोग जो धरना दे रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग हैं और जो मधेसी आंदोलनकारियों का जो मोर्चा है उसमें महिलाएं भी ठीक ठाक तादाद में यहाँ दिख रही हैं। हालांकि पुरुष भी हैं, लेकिन महिलाओं की तादाद भी ठीक ठाक है। क्या रजिस्टर वगैरह लेकर बैठी हैं आप? रजिस्टर में जो है हम लोगों ने एक महिला मोर्चा तैयार किया है स्पेशल। अच्छा। जैसे सैनिक में स्पेशल टीम जो स्पेशल तरीका से तैयार किया जाता है, वैसा ही हम लोगों ने स्पेशल एक टीम तैयार किया है। अच्छा। ये इस मधेश को जब तक ले हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा तब तक ले ये टीम तैनात होकर लड़ता रहेगा, यहाँ से लेकर सिंह दरबार तक। और जितना भी महिला है हर एक जिला में हम लोग जगह कर रख देंगे। इस बार जो अधिकार क्या चीज है इस बार हम लोग महिला बताएंगे लड़कर, झांसी का रानी बनकर। इस बार हम लोग अपना अधिकार मांग कर नहीं दिखा दिए तो हम लोग भी एक मधेसी महिला नाम नहीं रहेगा। अब जरा सा मुद्दों को भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं जिसको लेकर के यहाँ लड़ाई चल रही है। अभी जो ये आंदोलन हो रहा है ये हम लोग कोई नया मांग लेके आंदोलन नहीं कर रहे हैं। अच्छा। विगत में मधेश विद्रोह हुआ था, उस समय हमारे मधेसी 53 शहीद हुए थे और राज्य के द्वारा हम लोग को समझौता हुआ था कि संविधान में मधेश स्वायत्त प्रदेश होगा और इस देश में रहने वाले जो भी समुदाय के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम, दलित, जनजाति, मधेसी, पहाड़ी जो भी है, सभी को समानुपातिक प्रतिनिधित्व होगा। मतलब हर निकाय में उसको समान अधिकार मिलेगा। जैसे अभी नेपाल में 1,03,000 सेना है, उसमें मधेसी 1,000 भी नहीं है। तो हम लोग को समझौता हुआ कि हर निकाय में आधा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है जब संविधान जारी हुआ तो ना हमारा स्वायत्त मधेश आया, आना जो समानुपातिक हम लोग जो मांग किए थे ना हम लोग का वो मांग आया। विगत संविधान जारी होने से पहले जो भारत में शादी हुआ था तो वहाँ से जो लड़की आती थी नेपाल में उसको उसी समय नागरिकता मिल जाता था, वो भी अधिकार इस संविधान में काट लिया। यानी कि अब अगर कोई हिंदुस्तान में शादी करता है और वहाँ से पत्नी को लेकर आता है तो उसको यहाँ नेपाल की नागरिकता नहीं मिली। नेपाल का नागरिकता 10 बरस बाद कहता है देने के लिए। अच्छा। संवैधानिक अधिकार में उसका अधिकार कटौती कर दे रहा है। तो कौन को क्या क्या वो है कि भाई स्वायत्त मधेश प्रदेश होना चाहिए? हम लोगों को हर जगह बराबर का अधिकार चाहिए। लेकिन यहाँ सरकार के नीति और नियत दोनों में खोट है। सरकार किसी न किसी बहाने से मधेसी को गुलाम बनाकर रखना चाहती है। हम लोगों का वंश और अंश का लड़ाई है। अच्छा, तो नेपाल सरकार का कहना है कि भाई संविधान में तो आगे भी संशोधन हो सकते हैं, उसमें सुधार की गुंजाइश है, तो इस पर क्या? जिस संविधान के लिए हम लोग इतना लंबा लड़ाई लड़े, जन आंदोलन में पूरा मधेसी शामिल था, हम लोग कहीं भी पीछे नहीं हटे, उसके बावजूद जो अभी नहीं मिल पाया है वो आगे मिलेगा, इसका क्या गारंटी है? देश में 2 रंग नियम है। केवल वो लोग काठमांडू को ही नेपाल बुझते हैं, वीरगंज को नेपाल नहीं बुझ रहे हैं।
मगर वो लोग नहीं बूझ रहे हैं कि ये लोग भी नेपाली है। वीरगंज में बैठने वाला लोग, मधेश में बैठने वाला लोग भी नेपाली है। हम लोग को नेतैती नहीं करना है। ये जनता आंदोलित है, जनता की मांग है ये पूरा विश्व देखे। और ये मधेश आंदोलित है। मधेश में गोली चलाकर, माथा में गोली मारकर, सीने में गोली मारकर जनता को मुआया जाता है। ये कैसा नियम कानून है नेपाल में? वही लोग नियम बनाता है, वही लोग नियम तोड़ता है। इस देश में नियम कानून नेता लोग का पॉकेट में है। ये आरोप लग रहे हैं कि भाई ये जो आंदोलन है इसको भारत का समर्थन मिल रहा है और ये असल में भारत की सह पे आंदोलन चल रहा है। जो आदमी भारत के मगर आरोप लगा रहा है वो तो हम लोग के कह रहा है भारतीय है, तो भारत के तो आरोप लगाएगा ही, क्योंकि भारत से हमारा चेहरा मिलता है, हमारा बेटी रोटी के संबंध है, हमारा कल्चर मिलता है, हमारा संस्कृति मिलता है, वेशभूषा मिलता है। तो हम लोग के स्वयं हम लोग कहता है ये भारतीय लोग है, तो हम लोग आंदोलन करते हैं, इसीलिए भारत को विरोध कर रहा है। मगर यहाँ पर ये नाकाबंदी मधेशियों ने किया है, जो नेपाल में मधेश है और मधेश में बैठने वाले हम लोग मधेशी है। नेपाल में मधेसियों की आबादी 1.25 करोड़ से ज्यादा है, जिनमें से करीब 56 लाख लोगों को अब तक नेपाल की नागरिकता नहीं मिल पाई है। जिन्हें नागरिकता मिली है उन्हें भी सरकारी नौकरी या संपत्ति में कोई ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए। नए संविधान से मधेसियों ने उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन यहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। ऐसे में मधेसियों की हितैषी सारी पार्टियां नेपाल सरकार के खिलाफ लामबंद हो गई हैं। तो आप ये बता रहे थे कि यहाँ मतलब जो हिंदुस्तान में जितनी पार्टियां हैं करीब सारी पार्टियां यहाँ भी हैं? तो वहाँ की पार्टियां नहीं, पार्टी वहाँ की है। हाँ, नाम मिलता जुलता है, नाम मिलता जुलता है, बल्कि नाम भी चुनाव चिन्ह भी मिलता है। जैसे किसी का नाम मिलता है तो किसी का चुनाव चिन्ह मिलता है। जैसे वहाँ भारतीय जनता पार्टी है तो यहाँ पर क्या है? नेपाल जनता पार्टी। अच्छा, कमल छाप, यहाँ भी कमल छाप है? अच्छा, झंडा भी है। अच्छा, समाजवादी पार्टी। अच्छा, साइकिल छापे हैं समाजवादी पार्टी। अच्छा, वाह। तो जब हम नेपाल और भारत के रिश्तों की बात करते हैं तो कई बार कहा जाता है कि रोटी बेटी का रिश्ता है, यानी कि रोजी रोटी का रिश्ता तो है ही, व्यवसाय का तो रिश्ता है ही, रिश्ते नाते भी होते हैं, वहाँ रिश्तेदारियां भी होती है। इस तरीके से रोटी बेटी का रिश्ता इसको कहा जाता है। लेकिन वो रिश्ता राजनीति तक आते आते और गहरा हो जाता है। जैसा अभी आपने देखा कि हिंदुस्तान में जो जितनी बड़ी पार्टियां हैं, कमोबेश सारी पार्टियों के नाम से मिलते जुलते दल यहाँ भी हैं, और कई पार्टियों के तो चुनाव चिन्ह भी मिलते हैं। तो हमारे साथ कई पार्टियों के लोग हैं, लेकिन ये इनमें जो सबसे कॉमन बात जो है, जो एक चीज समान है सब में, कि सब लोग एक मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, और वो है मधेसियों के अधिकार के लिए। जी हाँ, अधिकार के लिए सभी मधेसी में कोई अंतर नहीं। हम सब एक जगह हैं और एक साथ लड़ाई कर रहे हैं हम लोग। अच्छा जी हाँ। अच्छा, क्या चुनाव में भी एक साथ लड़ेंगे? चुनाव के टाइम में फिर देखा जाएगा, बहुत पार्टियां एक होकर ही लड़ेगी। मधेसी पार्टी में बहुत पार्टियां एक होकर ही लड़ेगी। अच्छा जी। आप यहाँ सांसद रह चुके हैं वीरगंज से ही? जी, वीरगंज। अच्छा, हाँ। मेरा कहना है कि चुनाव के बारे में आपने जो बात कही जी, चुनाव तभी होगा जब मधेश का अधिकार मिल जाएगा। अच्छा, अधिकार मिले बिना चुनाव नहीं होगा। अच्छा, इतना है। इस संविधान के तहत हम लोग चुनाव नहीं होने देंगे। अच्छा, उसका विरोध करेंगे? उसको विरोध करेंगे, नहीं होने देंगे। अच्छा, चुनाव होने ही नहीं देंगे, क्योंकि इस संविधान जब तक संशोधन नहीं होता है या पुनर्लेखन नहीं होता है, हाँ। और मधेसी के जितने मांग है उसमें अगर समावेश नहीं किए जाते हैं, अच्छा, तब तक चुनाव का कोई औचित्य ही नहीं है। इसीलिए चुनाव लड़ने का, मिल के लड़ने का, अलग लड़ने का अभी बात उठता ही नहीं है। अच्छा। नेपाल सरकार को झुकाने के लिए की गई आर्थिक नाकेबंदी का असर मधेश में ही साफ तौर पर देखा जा रहा है। तेल, राशन, रसोई गैस और दवाई की सप्लाई नहीं होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल सरकार आर्थिक नाकेबंदी के लिए भारत पर आरोप मढ़ रही है, तो दूसरी तरफ चीन मौके का फायदा उठाकर नेपाल से नजदीकियां बढ़ाने में जुटा है। जब शहर नाकेबंदी झेल रहा हो तो शहर के भीतर रहने वाले लोगों की हालत क्या होती है, ये समझने के लिए हम आ गए हैं वीरगंज के एक मोहल्ले में। किसी घर में जाने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब पेट्रोल से लेकर गैस की सप्लाई बंद हो गई हो तो वहां के लोगों के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। हमारे साथ भट्टाराई परिवार है और आप हैं सुशील भट्टाराई और आप हैं चांदनी भट्टाराई, और ये आप बाकी घर के बाकी सदस्य हैं। क्या नाम है आपका? प्रतिमा। प्रतिमा।
अच्छा, तो सुशील जी आप पहले बताइए कि करीब कितने 3 महीने हो गए नाकेबंदी को, तो एक आम शहरी के तौर पे क्या परेशानी आप झेल रहे हैं? हर चीज का परेशानी है। अच्छा, जैसे कि मतलब सामाजिक जो सद्भाव है वो बिगड़ रहा है। अच्छा। और जो शांति सुरक्षा है वो नहीं है। अच्छा। जो चीज बेसिक नीड होता है उसका शॉर्टेज है। लेकिन जो सबसे ऊपर जो आपने बात कही वो है कि सामाजिक सद्भाव थोड़ा खराब हो रहा है। मतलब ये ज्यादा सरकार ज्यादा ले जाएंगे, लिंगरिंग करेंगे तो वो भी हो सकता है। मैम, आपको जो घर में जो जरूरत की चीजें होती है, रोज डे टू डे की जो चीजें होती है जरूरी, तो उसमें भी कुछ दिक्कत आ रही होगी? बहुत ज्यादा, सबसे स्पेशली गैस का। अच्छा। इतना प्रॉब्लम है कि मत पूछिए। हम अच्छा। लोग को जो गैस 1500 में मिलता था अभी 4-4 हजार में हम लोग ले ये 1500 रुपए आप नेपाली पैसा? अच्छा, हाँ, 4-4 हजार में लेके चला रहे। अभी ठंडी आया, देखिए अपने घर में बूढ़ी माँ है, अच्छा, उनके लिए भी गर्म पानी करना पड़ता है। अच्छा। बहुत सारे, और लोड शेडिंग का उतना ही प्रॉब्लम है, लाइन भी नहीं है। अच्छा, बिजली भी ज्यादा नहीं रहती है? जी, बिजली भी सुबह भी नहीं, शाम को भी नहीं। सड़क पर संविधान की लड़ाई का खामियाजा रसोई में महिलाओं को भी भुगतना पड़ रहा है। जैसे हम लोग पहले नेपाल में भूकंप आया तो भूकंप ने खा दिया, उसके बाद में ये बंदी खा रहा है, बच्चा सब बहुत परेशान है। क्या स्कूल नहीं चल रहा? स्कूल का 1 हफ्ता मतलब लगभग हुआ, वो मॉर्निंग में किया है लोग, उसके पहले तो बंद ही था। अच्छा, ये गैस बहुत महंगा हो गया? बहुत ज्यादा। मिल तो ऐसे तो मिल नहीं रहा है, और मिल रहा है तो महंगा मिल रहा है, सबके बजट में नहीं आने वाली है। तेल का समस्या वैसा ही, हर कुछ का है, हम लोग क्या क्या बोले, हर कुछ का है समस्या, और समाधान होने का कोई दिख नहीं रहा है, कैसे समाधान होगा। आंदोलन की आग ऐसी भड़की है कि सर्दी की शुरुआत में गर्म कपड़ों की दुकानों को ग्राहकों का टोटा पड़ गया है। गर्म कपड़े का सीजन आ गया है? नहीं? हाँ, आ गया है? आ गया सर। हालांकि ठंड इतनी ज्यादा हो नहीं रही है। ठंड तो इस बार अभी तक पड़ी नहीं है ना? नहीं पड़ी। हाँ, अच्छा, कुछ आंदोलन की भी गर्मी ये लगता है? नहीं, आंदोलन की गर्मी नहीं, आंदोलन से तो ठंडा हो रखा है। अच्छा, ठंडा हो रखा है, व्यापार ठंडा हो रखा है। अच्छा, व्यापार ठंडा हो गया आंदोलन से? हाँ, एकदम ठंडा हो गया। अच्छा, तो क्या फर्क है सेल में? क्या पहले कितना था? सेल तो रही नहीं, खत्म हो रखी है, सेल है ही नहीं। अच्छा, हम लोग की सेल 75% इंडियन कस्टमर की है, इंडियन कस्टमर तो आ ही नहीं रहे हैं। 70% इंडियन कस्टमर है? 75%? यस सर। हैं? हाँ, 25% सिर्फ नेपाल के? नेपाल की सेल है हमारे बॉर्डर एरिया में। अच्छा, आप नेपाल आए और मोमोज की बात नहीं करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी, और खासकर तब जब मधेसी आंदोलन की वजह से एक गैस सिलेंडर की कीमत 4 से 5 हजार रुपए हो गई है। ऐसे में उस मोमोज को, जिसको कि लगातार गर्म करने की जरूरत पड़ती है, उसकी दुकान चलाने वाले लोगों के लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा ये धंधा, ये जरा हम लोग समझने के लिए यहाँ आ गए। और ये बहुत ही फेमस फूड जॉइंट है यहाँ का, और काफी फेमस मोमोज है यहाँ का। और हमारे साथ आप हैं संजू, हाँ, और आप हैं सुभाष। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर इस दुकान को चलाते हैं। तो ये बताइए कि कितना अभी जिस तरीके से कीमतें बढ़ गई हैं इसकी, गैस सिलेंडर की, तो काफी दिक्कत हो रही है आप लोग को? तो बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, क्योंकि पहले इस 1450 रुपीज में मिल रही थी, अब ये 4-5 महीने हो गया ये आंदोलन। अब मेरा स्टाफ है 10-12 ठो है, उन लोग को सैलरी देना पड़े। अच्छा, बहुत मजबूरी से मैंने ये दुकान खोल ली है। खाने पीने की दिक्कतों से नेपाली अकेले नहीं जूझ रहे हैं, बल्कि ये चुनौती भारतीय ड्राइवरों के सामने भी है। नेपाल में चल रहे मधेसी आंदोलन का अगर सबसे ज्यादा असर किसी पर पड़ा है तो वो है भारत के ट्रांसपोर्टर। नेपाल और भारत की सीमा पे हजारों ट्रक यहां वहां फंसे पड़े हैं। सामान से लदे ट्रक न तो सीमा के उस पार जा सकते हैं और न ही वापस लौट सकते हैं। कुल मिलाकर हालत यह है कि जिसे जहां जगह मिली वहां उसने गाड़ी खड़ी कर दी और सीमा के खुलने का, या यूं कहें कि आंदोलन के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ ड्राइवर्स हैं, अब आइए इनसे जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या परेशानी झेल रहे हैं लोग। तो खाने की तैयारी चल रही है? खाने का सब प्रोग्राम कर रहे हैं, और काम में क्या यहाँ बैठना, 3 महीना 5 दिन से खड़े हैं,
3 महीने 5 दिन? 3 महीना 5 दिन हो गया पूरे पूरे। अच्छा, ये मतलब हर रोज एक एक दिन गिन रहे हैं आप? हाँ, एक एक दिन गिन रहे हैं, गिनने पड़ रहा है, मजबूरी है। अच्छा। अब समझ लीजिए और कोई काम ही नहीं है यहाँ, खाना बनाओ खाओ पैरो, इंतजार करते रहो बॉर्डर कब खुलेगा कब खुलेगा। हर चीज की परेशानियाँ है। तो वापस नहीं जा सकते लेके ट्रक? वापस कैसे जाएंगे? कागज तो बॉर्डर पे जमा है, कस्टम में कागज जमा है। नाकेबंदी में फंसे लोग सरहद के दोनों तरफ हैं। भारतीय सीमा में सामान से लदे ट्रक बॉर्डर खुलने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं कुछ भारतीय ट्रक महीनों से नेपाल के भीतर फंसे हैं। सुनवाई किसी की नहीं हो रही। 50 गाड़ियां हैं, ये आप इंडियन गाड़ियां हैं? इंडियन गाड़ियां हैं सब। नागालैंड, वेस्ट बंगाल हैं, और ये सब स्टेट की गाड़ियां हैं, सारे स्टेट्स की गाड़ियां हैं। अच्छा, तो ये गाड़ियां सब उस तरफ फंसी हुई है, नेपाल साइड में। आर्थिक नाकेबंदी के बीच तेल की तस्करी और रक्सौल के पेट्रोल पंपों पर भीड़ दोनों बढ़ गई है। कितनी देर से लाइन में है? हो गया आधा घंटा। आधा घंटा? और आपका, आप इस बात से नाराज हैं कि आपका नंबर जल्दी नहीं आ रहा है? नाराज नहीं, दूसरा कोई आ रहा है आगे लगा के लेके चले जा रहा है, हम लोग लाइन में हम लोग। अच्छा, लगभग 1.25 घंटे से मैं लाइन में हूँ। अच्छा जी, 1.25 घंटे हो गए जी हैं? हाँ, 1.25 घंटे हो गए। तो ये जब आते हैं तब अभी हाल फिलहाल में तो ऐसे ही लग रहा है, ऐसे ही हो रहा है, हम लोग रोज जूझ रहे हैं इसी समस्या से। अच्छा, तो नाकेबंदी से ऐसा नहीं है कि सिर्फ उधर के लोगों को दिक्कत हो रहा है, इधर भी लोगों को परेशानी? इधर तो और जीना मुश्किल हो गया है। अच्छा, उसके नेपाल के चलते तो हम लोगों का जीना दुभर हो गया है यहाँ रक्सौल में। अच्छा, जितना फेस कर रहे हैं हम लोग प्रॉब्लम। अच्छा, क्या प्रॉब्लम हो रही है? जैसे बहुत रास्ते के प्रॉब्लम है, आने जाने का प्रॉब्लम है, कहीं बाजार जाना आना, कोई इमरजेंसी पेशेंट देखना, कहीं जाना ना, तो जाम है हर जगह। करीब 3.5 महीने की आर्थिक नाकेबंदी ने नेपाल की अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख दिया है। मधेसियों का कहना है कि उनके लिए ये आर पार की लड़ाई है। एक बात और भी तय है कि इस आंदोलन का नतीजा भारत नेपाल के रिश्ते को नए सिरे से परिभाषित करेगा। नेपाल से वीडियो जर्नलिस्ट मनीष झा के साथ रंजीत कुमार, न्यूज नेशन।